हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज लाया करते हैं। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, ये आपकी कक्षा डेली सुबह 6:15 बजे प्रीमियर लगाई जाती है। आज है 6 मार्च 2025। स्वागत रहेगा आपका इस कक्षा में। अगर आप इस कक्षा में आ ही गए हैं तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। ये जो क्लासेस हैं आपकी, जो चल रही हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो सभी का स्वागत रहेगा एक बार फिर से इस कक्षा में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस किस ने जवाब दिया था इसका जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम को रिक्त स्थान का दर्जा दिया है। द गवर्नमेंट हैज गिवन डैश स्टेटस टू इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो जल्दी जल्दी से आपको बताना है क्या आएगा जवाब इसका। जब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे वित्त निगम के बारे में, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं IRFC। IRFC इसे हम कह देते हैं। फुल फॉर्म इसकी इंग्लिश में क्या होती है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कह देते हैं IRCTC, है ना। IRCTC यानी इंग्लिश में इसे हम कहेंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अभी इन दोनों को क्या कौन सा दर्जा मिला है? तो अगर आपने लिखा होगा इसमें ऑप्शन ए, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। नवरत्न कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को। वहीं जब हम बात करते हैं IRFC के बारे में, इसका सालाना कारोबार कितना है, तो आप ये कह सकते हैं 2600 करोड़ रुपए का कारोबार करता है ये IRFC। वहीं जब हम IRCTC के बारे में बात करते हैं तो ये कितने का कारोबार करता है? तो ये 4000 करोड़ का सालाना कारोबार करता है। नवरत्न कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इसी के साथ अब रेलवे के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं वो कितने हो गए हैं जो नवरत्न कैटेगरी में आ गए हैं? तो यानी अब कैटेगरी की संख्या ये कितनी हो गई है? नवरत्न कैटेगरी में कितनी संख्या हो गई है रेलवे PSUs की? तो आपको लिख देना है 7। कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है? एक तो है जिसे हम कॉनकोर कह देते हैं, ये सबसे पहले नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया गया था। ठीक है ना। आप कमेंट में बताएंगे वो साल कौन सा था जब रेलवे का कोई पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम इस नवरत्न कैटेगरी में शामिल हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है, ठीक है ना। तो PSU शॉर्ट फॉर्म में इसे बोल देते हैं। फिर हम बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में, जिसे हम RVNL कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये भी नवरत्ना कैटेगरी में आता है। IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, इसे नॉर्मल बोलने में हम क्या कहते हैं? IRCON बोल देते हैं। उसके बाद रिट्स लिमिटेड जो है, इसे हम रिट्स कह देते हैं। ये भी नवरत्ना कैटेगरी के अंतर है। रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम सामान्य भाषा में रेल टेल ही बोल देते हैं, ये भी नवरत्ना कैटेगरी में शामिल किया गया था। लेकिन अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसके बारे में पूछा है? एक तो मैंने पूछा था IRCTC के बारे में, एक पूछा है IRFC के बारे में। अभी हाल ही में इन दोनों को क्या किया गया है? ये दो PSU जो हैं इनको नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन,
जिसका सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपए तक का है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC, इसका सालाना कारोबार कितना है? 2600 करोड़ का है। ठीक है ना। तो अब इसे नवरत्ना कैटेगरी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। टोटल अब रेलवे की PSUs कितनी हो गई हैं जो इस कैटेगरी में आ गई हैं? तो आप कह देंगे 7 हो गई हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नवरत्ना कैटेगरी में शामिल किस प्रकार से किया जाता है, वो सारी कहानी ही हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा कि कैटेगरी जो होती हैं किसी भी कंपनी के बारे में डिफाइन करने के लिए, वो कौन सी कंपनी होती है, यानी वो कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। तो 3 प्रकार की कैटेगरी मुख्यतः मानी जाती है। एक तो होती है आपकी महारत्ना कैटेगरी, यानी महारत्ना कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। दूसरी कैटेगरी आप मान के चलते हैं नवरत्ना कैटेगरी, यानी कोई कंपनी जो है वो नवरत्ना कंपनी कब बन जाती है, कोई उद्यम कब बन जाता है नवरत्ना कैटेगरी में, वो भी समझेंगे। तीसरा जो होता है उसमें हम मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड मिनी रत्ना कैटेगरी 2 के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। महारत्ना का मतलब क्या होता है? कोई भी PSUs यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी हिंदी में कहें तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। तो कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो है वो अगर लार्जेस्ट है, यानी सबसे बड़ी आप कह सकते हैं PSUs है वो, और उसका अगर हम बात करें उसे सबसे ज्यादा फाइनेंशियली फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, तो वो जो कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो उसे महारत्ना कैटेगरी का दर्जा दे दिया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं नवरत्ना कैटेगरी का दर्जा किसे मिलता है? हाई परफॉर्मिंग मिड साइज PSUs, यानी ऐसी PSUs जो ज्यादा बड़ी नहीं होती, जो ज्यादा छोटी नहीं होती, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहती है और वो मिड साइज की मानी जाती है, और दैट आर गिवन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एटोनॉमी। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में तीसरा जो है वो क्या आता है आपका? उसे कहते हैं हम मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड 2। जो स्मॉल PSUs होती हैं विद लिमिटेड ऑपरेशनल फ्रीडम, यानी इनके परिचालन की जो स्वतंत्रता होती है वो सीमित होती है, ऐसी कैटेगरी जो होती है वो कौन सी कहलाती है? मिनी रत्ना कैटेगरी के अंतर्गत वो आएंगी। चाहे कोई भी PSUs हो, स्मॉल साइज हो और उसके परिचालन में कुछ लिमिटेशन हो, थोड़ी उससे जब आगे बढ़ेगी तो मिड साइज PSUs होंगी जो हाई परफॉर्म करेंगी। ठीक है ना। लेकिन अब बात करते हैं इसी नवरत्ना कैटेगरी के बारे में, क्योंकि हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नवरत्ना कैटेगरी में आने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी होती है महारत्ना, उसके बाद में नवरत्ना, और उसके बाद में सबसे जब निचले स्तर पर जब देखेंगे तो मिनी रत्ना कैटेगरी आती है। लेकिन मान के चलो अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसे इस कैटेगरी में जाना है, इस कैटेगरी में जाना है, नवरत्ना बनना है, यानी आप कह सकते हैं सबसे पहले उसे मिनी रत्ना कैटेगरी को क्वालिफाई करना चाहिए। जिस प्रकार हम एग्जाम की बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपको पेपर 2 में बैठने दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट चाहती है कि वो नवरत्ना कैटेगरी में आए, तो सबसे पहले उसे मिनी रत्ना कैटेगरी वाला जो पेपर है वो पास करना होगा। समझ गए होंगे? आप कहेंगे जी हाँ समझ गए। तो नवरत्ना कैटेगरी में आने के लिए पात्रता सबसे पहली यही है कि कंपनी को मिनी रत्ना फर्स्ट कैटेगरी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, पिछले यानी मान के चलो हम आज की बात कर रहे हैं, आज से पिछले 5 सालों के इतिहास को जब उठाएं, उनमें कम से कम 3 सालों तक कोई भी जो कंपनी है वो उत्कृष्ट रेटिंग की होनी चाहिए, यानी बहुत अच्छी रेटिंग उसकी होनी चाहिए। तो अगर वो कंपनी चाहे तो वो इस कैटेगरी में आ सकती है। ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया क्या है? ये मेन होते हैं कि किसी भी PSUs को क्या कर दिया जाए? नवरत्ना कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो
इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जिनके आधार पे ये माना जाता है कि वो कैटेगरी यानी वो जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसे हम इस कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। तो यहां पर ये जो 6 बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी होती है। ये 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये पता लगाया जाता है कि वो कंपनी कितनी आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहली बात होती है कुल उत्पादन लागत में कर्मचारियों की लागत, ठीक है ना, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखा जाता है वो है कारोबार पर ब्याज और कर पूर्व लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू टर्नओवर। और तीसरा पॉइंट जो ध्यान में रखा जाता है वो क्या, शुद्ध संपत्ति पर शुद्ध लाभ कितना है यानी नेट प्रॉफिट कितना है, नेट वर्थ पे देखा जाए तो। फिर चौथा पॉइंट देखा जाता है पूंजी पर कर पूर्व लाभ यानी पीबीडीआईटी टू कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद में पांचवा जो पॉइंट देखा जाता है अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन यानी इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस। फिर सिक्स्थ पॉइंट देखा जाता है प्रति शेयर आय कितनी है यानी अर्निंग्स पर शेयर कितनी है, ईपीएस इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। इन 6 बातों के आधार पे देखा जाता है किसी भी कंपनी के बारे में। अगर कोई कंपनी इन पॉइंट्स पे खरा उतरती है और इन पॉइंट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो अगर वो 60 प्लस स्कोर लेकर आती है, मान के चलो जिस प्रकार हम एग्जाम की बात कर रहे होते हैं, हमें मान के चलो कोई पेपर पास करना है, उन्होंने अनिवार्यता रख दी कि आपका 60% मार्क्स आपके होने चाहिए तो ही आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपके ये पेपर है और इन एग्जाम में आपको 60 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे और तभी आपको हम नवरत्ना का खिताब दे देंगे। क्लियर हो गया होगा, चलिए जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन रिक्त स्थान में किया गया है। अभी आपको पता है इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर खोल दिया गया है हमारे भारत में। ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है। हाल ही में इसका उद्घाटन कहां पे हुआ है, तो आपको लिख देना था गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम को पहले क्या कहा जाता था, इसे गुड़गांव कहा जाता था, है ना, गुड़गांव। वैसे अगर देखा जाए कहां पर है ये, तो ये आपका हमारे भारतीय राज्य हरियाणा में है। हरियाणा जित दूध दही का खाना, है ना। तो यहां पर आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, सेक्टर 39 गुरुग्राम में ये आयोजन किया गया था, जिसके दौरान यहां पर जो शख्सियत आपको दिखाई दे रही है ये कौन से धर्म से संबंधित हैं, ये जैनिज्म से संबंधित हैं। जैन धर्म के ये आचार्य हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है लोकेश जी, है ना। तो जैन धर्म के आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, ठीक है। विश्व शांति केंद्र जो हम बात कर रहे हैं, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, नाम से ही पता चल रहा है, विश्व शांति केंद्र, एक ऐसा केंद्र जहां से क्या होगा, जहां से एक विचार पैदा होगा, जहां से एक ऐसा विचार पैदा होगा पूरे विश्व भर में वो विचार फैलेगा। और वो विचार होगा क्या, उसका उद्देश्य यही रहेगा कि पूरा विश्व में शांति बनी रहे, ठीक है ना। तो शांति बनी रहे, शांति के साथ साथ में क्या है, हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना है, यानी हिंसा हमें नहीं करनी। जैनिज्म में जब आप देखते हैं तो वो 5 व्रत जो आप देखते हैं, ठीक है ना, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, है ना, एक पॉइंट और होता है, और फिर आपका आता है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा जो है वो सबसे मेन माना जाता है। चलो मैं लिख देता हूं, वैसे सत्य, असत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ठीक है। अहिंसा इनका मेन माना जाता है। और एक 5वां व्रत जो दिया था 24वें तीर्थंकर, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था ब्रह्मचर्य, है ना। तो उनमें से जो एक ये है अहिंसा,
ये इसका क्या रहेगा, मूल रहेगा कि हमें लड़ाई से दूर रहना है, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए पूरे विश्व में शांति कायम करनी है। एक ऐसा सेंटर होगा हमारे गुरुग्राम से, ठीक है, और विश्व भर में हम ऐसा काम करेंगे कि लोग हमारे काम को सराहें। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कौन आपको दिखाई दे रहे हैं? ये हैं हरियाणा के सीएम, जिनका नाम क्या है, नायब सिंह सैनी, दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने हैं। इनके बारे में तो आप जानते होंगे। ये हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, है ना। लेकिन जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? रामनाथ कोविंद, जल्दी जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे इनका कार्यकाल कब से कब तक का माना जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति तो आपको पता है कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे आध्यात्मिक नेता हैं, ये भी, है ना, आध्यात्मिक नेता हैं। तो इस प्रकार से कई यहां पर शामिल हुए। जो पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव हैं, वो भी वर्चुअली यहां पर शामिल हुए थे। ये किसके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया? एक संस्था है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम है उस संस्था का अहिंसा विश्व भारती संस्था। तो अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा इसे क्या किया गया है, संचालित किया गया है। मुख्य मार्गदर्शन किसका रहा? लोकेश जी, जो कि जैनिज्म परंपरा के आचार्य हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बेहतरीन पहल मानी जा रही है ये पूरे विश्व भर के लिए, जो शांति के लिए और सद्भावना के लिए काम करेगी, और शांति सद्भावना की जो बातें हैं इनको विश्व पटल पर उजागर करने का ये काम करेंगे। यूएन की बात करते हो, यूनाइटेड नेशंस में ये अपने विचार पहुंचाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसी के साथ में जो विश्व स्तरीय धर्म सम्मेलन होते हैं उनमें इन्होंने क्या करनी है, अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस प्रकार कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इस कार्यक्रम में और भी कई शामिल हुए थे। पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया, वो भी यहां पर शामिल हुए। इनके अलावा यहां पर अगर मैं थोड़ा बताऊं आपको पॉइंट, पंजाब के गवर्नर के बारे में बता दिया, गुलाब चंद कटारिया हैं। इनके साथ में और कौन शामिल हुए थे? तो आपको पता है अभी हाल ही में बिहार के गवर्नर की भूमिका कौन निभा रहे हैं? बिहार के गवर्नर हैं आपके, क्या नाम है उनका, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले केरल के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है उनकी वहां से ट्रांसफर हो गई है, वो बिहार में गवर्नर बन गए हैं। जो बिहार के गवर्नर हुआ करते थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो कहाँ चले गए हैं? वो चले गए हैं केरल में। तो इस प्रकार से इनके बारे में आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी जो वर्तमान में बिहार के गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान, इस्लामिक कट्टरपंथ के घोर विरोधी माने जाते हैं। वो भी इसमें शामिल हुए थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मुरारी बापू जो हैं, रविशंकर जो हैं, वो भी इसमें शामिल हुए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। हाल ही में रिक्त स्थान को दुनिया अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मना रही है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हाल ही में रिक्त स्थान को, ये यहां से कट कर दीजिए, है ना। हाल ही में रिक्त स्थान को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। क्या आएगा जवाब इसका? बेहद आसान सा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, आज क्या तारीख है? आज आपकी 6 तारीख है। तो जाहिर सी बात है मैं ज्यादा पुरानी बातें तो आपको क्यों ही पूछूंगा, तो आपको क्या टिक कर देना है, बात ये कल की ही है। कल यानी कि 5 मार्च थी। हर 5 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यूएनजीए के द्वारा की गई थी। यूएनजीए का मतलब तो आपको पता ही है, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या हुआ था, 2021 की बात है, जब यहां पर प्रस्ताव पेश किया गया था इससे संबंधित, यानी कि इससे संबंधित प्रस्ताव आया कि हम इस प्रकार का एक दिवस मनाया करेंगे जो कि जागरूकता फैलाएगा लोगों के बीच में। अभी ऐसा समय चल रहा है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं कहीं ना कहीं आगे आने की होड़ में हैं, आधुनिकता का वो पूरा मजा ले रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, परमाणु हथियार बना रहे हैं। लेकिन परमाणु हथियार बना तो लिए हैं, अब वो हथियार किस प्रकार से यूज कर सकते हैं या फिर जितनी आवश्यकता हो तभी यूज करने हैं, या फिर हो सकता है कि अहिंसा का रास्ता कहीं ना कहीं एक ठीक रहता है, माध्यम है ना। तो एक भाव जो है वो ये दिखाना कि आप समझिए इसके पहलुओं को, ठीक है, वो आपने बना लिया है, आपने दिखा दिया है कि आप में वो क्षमता है, लेकिन हमें इनका यूज नहीं करना है, निरस्त्रीकरण है ना, तो हमें यूज नहीं करना है, एक तरीके से आप कह सकते हैं हथियारों का उन्मूलन करना है, एक ऐसा भाव आप समझ पा रहे होंगे। निरस्त्रीकरण से जुड़ी शिक्षा देना, परमाणु हथियार, जैविक हथियारों से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो बताना, और लोग उनसे संबंधित बातें समझें और जागरूक हों कि हमारा जो वैश्विक एक विचार जो है वो ये है कि भाईचारा बना रहे, सद्भावना बनी रहे। तो वैश्विक चेतना का विकास करना एक मुख्य मकसद आप कह सकते हैं इससे संबंधित। तो यूएनजीए के द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, ठीक है, लेकिन इसके पीछे कहानी थोड़ी सी आपको ये समझनी है कि 2021 में प्रस्ताव पेश किया गया था यूएनजीए में कि हम इस प्रकार से क्या करेंगे, एक दिवस मनाया करेंगे। फिर यूएनजीए ने घोषणा कब की थी, यूएनजीए ने वास्तविक घोषणा कर दी थी कब घोषणा की, वो बात है 7 दिसंबर 2022 की। तो 2022 को घोषणा कर दी थी इन्होंने कि हर साल 5 मार्च को ये दिवस मनाया जाएगा, है ना, दिवस मनाया जाएगा, मनाया जाएगा, ऐसे आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर जाहिर सी बात है ये तो इन्होंने घोषणा की, लेकिन फिर जाहिर सी बात है अगला साल कब आएगा, अगला साल तो 2023 आया था ना। तो यानी आप ये कह सकते हैं पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था, 5 मार्च 2023 को ये दिवस पहली बार बनाया गया, पहली बार मनाया गया। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा वही है जिसके बारे में आप पढ़ा करते हैं कि यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष होने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप नाम लिखा करते हैं किसका, पहली महिला अध्यक्ष यूएनजीए की कौन रही थी, और ये देखिए नाम आता है विजया लक्ष्मी पंडित का। संयोग भी ये देख सकते हैं कि ये भारत से थी, है ना, विजया लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे। यूएनजीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एक क्वेश्चन आप ये बताएंगे, मैंने बता रखे हैं पहले आपको ये बातें सारी, इसलिए पूछता हूं मैं आपसे, यूएनजीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एक तो आप ये पॉइंट बताएंगे, और एक आप बताएंगे यूएनजीए के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें से ये आप बताना है आपको, ठीक है जी। आप कहेंगे जी हाँ बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बाएं हाथ के स्पिनरों में से एक सॉरी भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बाएं हाथ के स्पिनरों में से एक पद्माकर शिवालकर का निधन हो गया है, जिन्हें कौन से वर्ष में बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। पद्माकर शिवालकर के बारे में आपने शायद ही सुना हो, ठीक है ना, अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। पद्माकर शिवालकर वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ऑफ Indian cricket has passed away, in which year BCCI honored him with the CK Naidu Lifetime Achievement Award।
तो जाहिर सी बात है आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 2017। 2017 में बीसीसीआई के द्वारा क्या किया गया था, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था, ठीक है ना, इन 2017। यहां आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। जब हम बात करते हैं इनके बारे में, मुंबई क्रिकेट के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे थे। मुंबई क्रिकेट यानी आप जो रणजी ट्रॉफी देखते होंगे, रणजी ट्रॉफी अभी चल रही थी, विदर्भ ने क्या किया है, विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। आपने ये भी देखा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो है आप कह सकते हैं बाएं हाथ के यानी लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ के पिन गेंदबाज रहे थे। इतने बेहतरीन ये गेंदबाज रहे थे, लेकिन इनको क्या मिला, इनको राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। तो यानी मैं अगर बात करूं इनके टाइम पीरियड की, इन्होंने जो प्रथम श्रेणी करियर में जितने मैच खेले थे, लगभग 124 मैच खेले थे। 124 यानी यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 124 मैच इन्होंने खेले, और 124 मैचों में लगभग आप कह सकते हैं 589 विकेट इन्होंने हासिल की थी। 589 विकेट हासिल की। आप अगर अंदाजा लगाएंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे 589 को 124 से, तो फिर आपको क्या फील आएगा, फील ये आएगा कि लगभग पॉइंट तो बन रहे हैं 4.75 के आसपास में। आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने मैच इन्होंने खेले, पर मैच इन्होंने 4 या 5 विकेट हासिल की थी। ये आप एवरेज निकाल सकते हैं। 4-5 विकेट एक मैच में लेना, ये बहुत आप कह सकते हैं अच्छी बात रही थी। ऐसे बहुत बेहतरीन ये हमारे क्या रहे हैं, गेंदबाज रहे हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। ऐसे बहुत से, जब हम कहते हैं ना कहीं ऐसे आपको वर्तमान की दृष्टि से भी भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे जिनको नंबर ही नहीं आता है, जिनका खेलने का उनको मौका नहीं दिया जाता है, बार बार बाहर बिठा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, नाम किसी का लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्रिकेट में आप इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता है कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये भी उन्हीं कैटेगरी में से आते थे। इनको कभी भी मौका नहीं मिला कि ये भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधि कभी बन पाए, ठीक है ना। मुंबई क्रिकेट में इन्होंने अच्छा किया था, और बाद में कुछ टाइम के लिए फिर ये क्या किया, इन्होंने इन्होंने कोच के रूप में भी काम किया। और कोच के रूप में जब ये काम करते रहे, मुंबई क्रिकेट के लिए इन्होंने अच्छा योगदान दिया। जब इन्होंने कोच के रूप में काम किया तो एक इनके स्टूडेंट हुआ करते थे हरमीत सिंह। ये जो हरमीत सिंह हैं, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था अंडर 19 में भारत का। इन्हीं के स्टूडेंट थे वो, अंडर 19 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और मुंबई में डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो मुंबई की तरफ से, और तो और हरमीत सिंह ने अमेरिका की तरफ से भी प्रतिनिधित्व किया था टीम का, ठीक है। तो ये इनके एक स्टूडेंट माने जाते हैं जो अच्छा रहे। और जब इनको ये पुरस्कार मिला बीसीसीआई के द्वारा, यानी बीसीसीआई एक ऐसी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफीज होती हैं, ये करवाती हैं, ठीक है ना, बीसीसीआई। इसी बीसीसीआई ने इनको फिर 2017 में ये पुरस्कार दिया था। और उस समय एक इंटरव्यू हुआ इनका, ठीक है ना, पद्माकर शिवालकर का। तो इनकी एक बड़ी प्यारी लाइन है, एक फिल्म आती है उसका नाम था हम दोनों। हम दोनों की एक बड़ी प्यारी लाइन रही थी जो इन्होंने उस समय इंटरव्यू में कही, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिला उसी को मुकद्दर समझ लिया। यानी आप कह सकते हैं इतने बेहतरीन ये गेंदबाज होने के बाद भी क्रिकेट, राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं जा पाए। फिर भी देखो कितनी प्यारी सी बात कहकर इन्होंने उस इंटरव्यू में ये दिखा दिया, कितने विनम्र व्यक्ति रहे, कितने संतोषी रहे ये व्यक्ति, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। कोशिश करते हैं नहीं हो पाता है, फिर कोशिश करते हैं फिर नहीं हो पाता है ना।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजीत नाइक। इन्होंने कहा कि मुंबई क्रिकेट ने आज एक सच्चे दिग्गज को खो दिया है। पद्माकर शिवलकर सर का योगदान खास तौर पर एक शानदार स्पिनर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनकी प्रतिबद्धता, कौशल और मुंबई क्रिकेट पर उनका प्रभाव अतुलनीय है। उनका निधन क्रिकेट जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये जो थे क्यों नहीं खेल पाए थे, हालांकि इनको मौका मिल सकता था। लेकिन उस समय एक और क्रिकेटर हुआ करते थे, बिशन सिंह बेदी। आपने नाम सुना होगा, बिशन सिंह बेदी भी हमारे भारत के बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज रहे हैं। वो भी बाएं हाथ के स्पिनर थे, ये भी बाएं हाथ के स्पिनर थे। तो इनको मौका कभी नहीं मिला। बिशन सिंह बेदी आपको पता है उस समय छाए रहे थे, क्योंकि ये भी क्या है, एक धुरंधर खिलाड़ी थे। ठीक है, एक और व्यक्ति थे, राजेंद्र नाम था शायद उनका। राजेंद्र जो थे उनको भी कभी मौका नहीं मिला राष्ट्रीय टीम में खेलने का। इसलिए 2017 में जब इनको ये पुरस्कार मिला बीसीसीआई के द्वारा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो फिर इन्होंने उन्हीं के साथ में ये साझा किया था। राजेंद्र नाम था शायद उनका। तो क्योंकि उनको भी मौका नहीं मिला और इनको भी मौका नहीं मिला था, इनको जो पुरस्कार मिला तो उन्होंने साझा किया उनके साथ कि आप भी मेरे समकालीन कह सकते हैं बॉलर रहे थे। तो इस प्रकार के व्यक्ति रहे हैं, आज संसार में नहीं है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। तो जैसे बीसीसीआई की बात कर रहे हैं हम, बीसीसीआई ने इनको ये पुरस्कार मिला, जिसे बीसीसीआई क्या कहती है, सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार कह देती है। सीके नायडू एक खिलाड़ी हुआ करते थे हमारे भारत में, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया। बीसीसीआई ये जो पुरस्कार देती है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सबसे पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया था बीसीसीआई से, तो लाला अमरनाथ का नाम आता है। लाला अमरनाथ, शायद नाम आपको ध्यान में होगा। अभी लेटेस्ट की बात करें, लेटेस्ट में यह पुरस्कार किसको मिला हुआ है, सचिन तेंदुलकर को मिला था। मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया भी था कुछ दिन पहले। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिला। अभी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये थे फर्स्ट और ये हैं लेटेस्ट। लेटेस्ट जिनको बीसीसीआई ने सम्मानित किया था, इनको 2017 में सम्मानित किया था, आज इस संसार में नहीं है। ये हमारी तरफ से, आप सब की तरफ से इनको श्रद्धांजलि। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत कहां की है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च द आइडियल विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव इन डैश। आपको क्या बताना है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट करके आप बताएंगे। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो इस कक्षा को लाइक भी करेंगे। अगर आपने सोचा है कि कुछ अच्छा कमेंट और भी आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती ही है आपकी, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में भी बने रहिएगा। इनके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आएगा जवाब इसका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, चाहे फेसबुक की बात हो, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, कोई भी हो। तो उम्मीद करते हैं आपको कक्षा पसंद आई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा हर संडे सुबह 7:15 बजे लाइव होती है। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस सोमवार से शनिवार तक चलती हैं और दिन रहता है, सुबह का टाइम रहता है सुबह 6:15 बजे। ठीक है जी, तो मिलते हैं। जीके जीएस की क्लास भी चलती है और आपकी मैथमेटिक्स की क्लास भी चलती है, रीजनिंग की क्लास भी चलती है। ठीक है, सभी को नमस्कार, स्वागत रहेगा आप सभी का। मिलेंगे हम, बाय बाय।